हेलो गाइस, मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पे हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आता हूं, और अभी फिलहाल में मैं आप लोग को ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं, जिसके 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये तीसरा वीडियो रहेगा। पहले वीडियो में मैंने पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, दूसरे भाग में मैंने आपके सामने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। आज बच्चे तीसरा भाग मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें आज मैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को मतलब त्रिभुज की विशेषताएं बताऊंगा, और एक काफी इंपॉर्टेंट विशेषताएं होंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी काम आएगा। इतनी विशेषताओं को अगर आप ध्यान देंगे तो काफी अच्छे से आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे। ठीक है, तो विशेषताओं को पढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके सेंटेंस पढ़ेंगे। ऐसे करके हम पूरे आगे चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। तो अभी अभी की क्लास में बच्चे मैं शुरुआत करने वाला हूँ तीसरा भाग। और तीसरा भाग जो है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। क्या है बच्चे? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। और साथ में जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें इस तरीके के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलते रहे। और अगर कोई हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन कोर्स, तो मात्र 1000 रुपए में अर्थमेटिक और एडवांस का कंप्लीट कोर्स संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चूंकि 10 महीने की वैलिडिटी रहेगी और पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको उसमें मिल रहा है, फ्री टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो जरूर बच्चे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग उन बैचेस को देख सकते हैं। साथ में अगर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो बिलासपुर में आके आप हमसे क्लासेस भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8827457303। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए बच्चे क्लास को आगे लेके चलते हैं। तो आज की क्लास में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ाने वाला हूं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज की विशेषताएं। क्या बोलते हैं बच्चे? त्रिभुज की विशेषताएं। तो चलिए, इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो एक काम करता हूं, एक ट्राइंगल बनाता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें समझाने का सिलसिला आगे लेके चलूंगा। तो एक सिंपल सा ट्राइंगल आपके सामने मैं बनाता हूँ और एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो जो मेन प्रॉपर्टी है उन्हीं को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बच्चे जो त्रिभुज की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता होती है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि कोई भी त्रिभुज, जैसे मैंने बना दिया एक त्रिभुज, मैंने बना दिया एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी है, ए के सामने वाली भुजा की लंबाई जो होगी वो ए सेंटीमीटर है, बी के सामने वाली की भुजा की लंबाई बी सेंटीमीटर और सी के सामने वाली की भुजा की लंबाई सी सेंटीमीटर। ये स्मॉल लेटर में हमने लिख लिया। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से अधिक होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से कम होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से अधिक होना चाहिए। तो लिख देते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। टू साइड्स सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मैं हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ग्रेटर देन थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, और डिफरेंस ऑफ टू साइड, दो भुजाओं का अंतर तीसरे से कम होना चाहिए। एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो इसको हिंदी में मैं बोल देता हूं, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से अधिक होना चाहिए, और उनका जो अंतर होना चाहिए बच्चे हमेशा तीसरे से कम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक भुजा है बच्चे, क्या ए है, एक भुजा की लंबाई ए है और दूसरे भुजा की लंबाई क्या बी है। तो मैं अगर ए और बी को जोड़ूंगा तो वो हमेशा बच्चे किससे अधिक होना चाहिए? तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए। कोई भी तीसरी भुजा हो सकती है। तो जैसे यहाँ ए और बी का योग बच्चे किससे अधिक है? टी से अधिक होगा, तभी वह त्रिभुज कहलाएगा, और वो त्रिभुज की एक विशेषता होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो त्रिभुज भी नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होना चाहिए। तो ए और बी का जैसे मैंने बना दिया, उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ए और सी किससे अधिक होना चाहिए बच्चे? बी से अधिक होना चाहिए। उसी तरीके से बोल सकता हूँ सी और ए किससे अधिक होना चाहिए बच्चे? यहाँ पे सी और यहाँ पे सी और बी किससे अधिक होना चाहिए बच्चे? ए से अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए? ए से अधिक होना चाहिए। तो लिख देते हैं पहले, तो सी और बी किससे अधिक होना चाहिए? ए से। तो कोई भी दो भुजाओं का योग बच्चे हमेशा तीसरे से अधिक होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा के हमेशा बच्चे
तीसरे भुजा से अधिक होगा। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात लिखा था कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब एनी टू साइड लिख लीजिए, जैसे ए और बी है, तो इन दोनों का मैं अंतर निकालता हूं तो वो हमेशा किससे कम होगा बच्चे, तीसरी भुजा से कम होगा। तो यहाँ पे मैंने मॉडुलस का साइन लगाया है, मॉड लगाया है। मॉड इसलिए लगाया है कि नेगेटिव में लेंथ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक भुजा 2 है और दूसरी भुजा 3 है, 2 और 3 का अंतर -1 नहीं होगा, उसको 1 लेना, हमेशा आप उसको प्लस में लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात है, तो यहाँ पे लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो ए और बी का अंतर हमेशा तीसरे से कम होगा, बी और सी का अंतर हमेशा बच्चे किससे कम होगा, तीसरी भुजा से कम होगा। जैसे ए से कम होगा, और सी और ए किससे कम होगा बच्चे, वो बी से कम होगा। क्लियर है? तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से अधिक होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा बच्चे तीसरे से कम होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये पहली प्रॉपर्टी है त्रिभुज का। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन की सीरीज भी मैं कराऊंगा, एमसीक्यूज बकायदा कराऊंगा। पहले मैं पूरा बेसिक करा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर आपके लिए सीधा सा यहाँ पे आपको अलग से कराऊंगा, यहाँ पे चीजें पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपको एमसीक्यूज रहेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, सारे कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने बोल दी कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से अधिक होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे से कम होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनेगा। ये हो गया सबसे नंबर 1 की प्रॉपर्टी। अब आते हैं बच्चे त्रिभुज की दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए मैं दूसरा स्लाइड लेता हूँ, और दूसरे पेज में मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, उस बात को भी बताने के लिए मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो आइए एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये कैसा, आपको बोर्ड भी बढ़िया लग रहा होगा, अच्छे से ट्राइंगल भी दिख रहा होगा, मजा आ रहा होगा चीजों को समझने में, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव क्लास रहेगी आपकी बढ़िया से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहें तो इनको भी और भी बेहतर तरीके से, कंप्लीट कोर्स भी हमारा और बेहतर वे में चलता है हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी, एक त्रिभुज मैंने बना लिया एबीसी, और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ये तो अधिक हमने पढ़ लिया था। तो याद रखना तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि इफ टू और मोर देन टू साइड आर इक्वल देन एंगल ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर होंगी तो उनके आमने सामने के कोण भी बच्चे हमेशा के हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा के हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया बच्चे, एसी के बराबर हो गया, तो उसके आमने सामने का कोण जो होगा, जैसे ये एबी के सामने वाला कोण कौन है, एंगल सी है, और ये एसी का सामने वाला कोण कौन है बच्चे, एंगल बी है। तो अगर किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर होगी तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होना चाहिए बच्चे, बराबर होना चाहिए। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यही है दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी को भी पहले लिख देता हूं और बेहतर तरीके से बता दूंगा। इफ टू और यदि किसी भी त्रिभुज की दो या दो से अधिक भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण भी बच्चे, विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। इफ टू और मोर देन टू साइड्स, if two or more than two sides of, if two or more than two sides are equal of any triangle, of any triangle are equal, then opposite sides, then opposite sides are also equal, are also equal। हिंदी में अगर मैं बोलूंगा तो इस तरीके से लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो या दो से अधिक भुजाएं बराबर हो तो उसके जो विपरीत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो कोई भी दो त्रिभुज हो या तीन त्रिभुज, मतलब कोई भी त्रिभुज हो, उसकी कोई भी दो भुजा या तीन भुजा, तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ए बी बराबर एसी, तो यहाँ पे दिख ही रहा था, मान लीजिए ये भी बराबर होता, तीनों कोण, तीनों भुजाएं बराबर होती, तो तीनों के तीनों कोण कितने हो जाते हैं, थीटा हो जाते हैं, तीनों के तीनों कोण क्या हो जाते हैं, बराबर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं, तो ये काफी काम आता है आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा, त्रिभुज के कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी तो उनके आमने सामने के कोण हमेशा के हमेशा बच्चे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं बच्चे तीसरी प्रॉपर्टी में। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलता है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से, तो इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाता हूँ और फिर उसके बाद में समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर वे में आपको समझ में आएगा। तो जैसे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया बच्चे, एक त्रिभुज बना लिया, और इस त्रिभुज में इनका नामकरण कर देता हूँ। जैसे एक शीर्ष है, ये वर्टेक्स ए है, दूसरा वर्टेक्स बी है और तीसरा वर्टेक्स सी है। और ये सब चीजें, वर्टेक्स क्या होता है, सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे एंगल हो, सपोज कर लो मैंने अपने से एंगल बोल दिया, ये मान लो 70 डिग्री है। कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। और ये वाला एंगल सपोज करो कितना डिग्री है, 65 डिग्री। कितना डिग्री है, 65 डिग्री। और ये वाला एंगल सपोज करो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो एक त्रिभुज मैंने बताया और तीनों के मैंने कोण यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है।
तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ कि अगर ये तीनों कोण अलग अलग हैं तो तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, पहली बात तो ये तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तो ये बताइए इनमें से कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जिसका कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। याद रखना इस बात को। जैसे सबसे बड़ा कोण कौन है बच्चे, 70 डिग्री है। सबसे बड़ा कोण कौन है, 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है बच्चे, बीसी है। तो बीसी क्या होगी बच्चे, लार्जेस्ट साइड होगा। मतलब बीसी जो भुजा होगी वो तीनों में से सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे लंबी भुजा होगी। क्लियर है कि नहीं है। तो जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाला भुजा भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन होगा, जिसका कोण सबसे छोटा है। जैसे 45 डिग्री सबसे छोटा है तीनों में, तो सबसे छोटा भुजा कौन होगा, ए बी। तो ए बी जो होगा बच्चे वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। क्या होगा बच्चे, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना कि किसी भी त्रिभुज का जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। जैसे एक और त्रिभुज मैं आपके सामने बनाता हूँ। जैसे एक आपने देखा होगा विषम बाहु त्रिभुज, आपने सुना होगा। कौन सा त्रिभुज बच्चे, सॉरी कौन सा त्रिभुज, ये आपने अधिक कोण त्रिभुज सुना होगा। तो जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो एक अधिक कोण त्रिभुज बनाता हूँ और उससे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष कौन सा है, सी है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ए वाला एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है बी और सी से, इसलिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी बच्चे, बीसी होगी। इसी को बोलेंगे लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा। तो ये भी प्रॉपर्टी को लिख लीजिएगा। तो लार्जेस्ट एंगल हैज लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट, मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो सबसे बड़ा कोण होता है तो उसका विपरीत भुजा भी सबसे बड़ा होता है। तो लार्जेस्ट एंगल हैज लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट, अपोजिट तो इट। तो हिंदी में लिख लीजिएगा कि जिसका कोण सबसे बड़ा होता है, त्रिभुज में जिसका कोण सबसे बड़ा होगा उसके साथ विपरीत भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो जिसका कोण सबसे बड़ा उसकी विपरीत भुजा सबसे बड़ी, जिसका कोण सबसे छोटा उसकी विपरीत भुजा सबसे छोटी। ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। तो एंगल को देख के किसका भुजा बड़ा होगा किसका छोटा होगा ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी था, तीसरे नंबर का प्रॉपर्टी था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। तो अब बच्चे मैं चौथे में चलूंगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आया हो। तो आप लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखना चाहे तो किसी भी त्रिभुज का जिसका कोण सबसे बड़ा होगा उसका सामने की भुजा, विपरीत भुजा या सामने की भुजा एक ही बात होती है, वो सबसे बड़ी होगी। ये था बच्चे तीसरा प्रॉपर्टी। अब चलते हैं बच्चे चौथे प्रॉपर्टी में। तो चौथे प्रॉपर्टी को भी मैं आपको समझा देता हूँ। चौथा प्रॉपर्टी भी काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो चौथे प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनिएगा और फिर हम लोग इसको भी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चौथा प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं आपके सामने लिखता हूँ, 3 पॉइंट्स इसके लिखूंगा और तीनों पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि मान लो चौथा प्रॉपर्टी बताने के लिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया। सपोज करो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजा। वैसे इसको नहीं भी बनाते तो चलता, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने बना दिया हूँ, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज मैंने बना दिया है और इस त्रिभुज में ये जैसे ए है, सॉरी यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। एक त्रिभुज मैंने बनाया ए बी सी, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है, सी के सामने वाली भुजा सी है। ये तो बेसिक सी बात है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला कि ए बी सी 3 भुजा है, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ए बी सी 3 भुजाएं हैं त्रिभुज एबीसी की, ए बी सी 3 भुजाएं हैं त्रिभुज एबीसी की। पहले इतना क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे ये मान लेता हूं, मैं अपने से सपोज कर लेता हूँ कि सी जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। ये मैं अपने से मान लिया। तो कोई ना कोई तो एक ना एक भुजा तो सबसे बड़ी होगी ना। तो हमने मान लिया कि सी सबसे बड़ी भुजा है। तो एबीसी 3 भुजाएं हैं किसी त्रिभुज एबीसी की, जहां पे सी सबसे बड़ी भुजा है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब इसमें 3 पॉइंट तैयार होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो दो छोटी भुजाएं थी ए और बी, किससे छोटी थी, सी से, अगर इनके वर्गों का योग अगर सी स्क्वायर से बड़ा होगा, अगर इनके वर्गों का योग सी स्क्वायर से बड़ा होगा, तो बच्चे हमेशा याद रखना वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा बच्चे, न्यून कोण त्रिभुज, मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। तो क्या चीज याद रखना कि अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें सी सबसे बड़ी भुजा है, सी इज द लार्जेस्ट साइड है, अगर ऐसा दिया है तो दो भुजाओं के वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हुआ, अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग
सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हुआ तो वो हमेशा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? हमेशा याद रखना बच्चे, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरे भुजा के बराबर हुआ, सबसे बड़े भुजा के वर्ग के बराबर हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो भुजाओं का वर्गों का योग अगर तीसरे के बराबर हो गया, सबसे बड़े भुजा के बराबर हो गया, तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इसी चीज को बच्चे पाइथागोरस थ्योरम भी बोला जाता है। जैसे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो इसी चीज को पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। तो अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम वगैरह तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट ये आपको याद रखना कि भुजाओं की अगर किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं दिया हो, तो उसको देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे ट्राइंगल होगा, वो भी कौन सा एंगुलर ट्राइंगल होगा, कौन सा एंगल वाला ट्राइंगल होगा। कोण पे आधारित आप त्रिभुज बता सकते हैं भुजाओं को देखते हुए, ठीक है। और तीसरी बात ये होती है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर वो मान लो तीसरे से छोटा हो जाए, तीसरे के वर्ग से छोटा हो जाए, तो उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे? अधिक कोण त्रिभुज। इस चीज को याद रखना। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं बच्चे? अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हैं कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक होगा तो न्यून कोण कहलाएगा। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर होगा, सबसे बड़े के बराबर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़े भुजा के वर्ग के योग से छोटा होगा, तो बच्चे उसे बोलेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तीन चीजें मैंने बताई है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, आइए मैं आपके सामने एग्जांपल पे रखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लूंगा, सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ और उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल ये है, जैसे एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं हैं, एक 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो बताइए इसको देखकर आपको कौन सा त्रिभुज है ये कैसे पता चलेगा? तो आप ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो सबसे बड़ी भुजा कौन है बच्चे? 6 है। सबसे बड़ी भुजा कौन कहलाएगी? 6 कहलाएगी। तो अब आप क्या कीजिए, पहले 3 के स्क्वायर कीजिए और फिर 5 के स्क्वायर कीजिए और इन दोनों को जोड़िए। और इन दोनों को जोड़ने के बाद ये देखिए कि 6 के स्क्वायर से सबसे बड़े भुजा के वर्ग से ये छोटा है कि बड़ा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 25 और 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34। और 34 जो है बच्चे वो 36 से छोटा है। मतलब आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे छोटा है बच्चे? सी स्क्वायर से छोटा है। तो ये बच्चे कौन सा होगा बच्चे? आपका त्रिभुज जो कहलाएगा वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा बच्चे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यही बात अभी बताया गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर से छोटा होता है तो ये कौन सा त्रिभुज होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 5 और 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए वह कौन सा त्रिभुज होगा? तो आप कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? अधिक कोण त्रिभुज करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपके सामने रखा। कुछ एग्जाम्पल और रख देता हूँ ताकि और बेहतर वे में आपको समझ में आएगा। जैसे एक मैंने बोल दिया 4,6। तो बताइए ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होती है, तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है बच्चे? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे दो भुजाएं बराबर है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन में मान लो समद्विबाहु दिए ही ना हो, यहाँ पे कोण पे आधारित दिया हो ऑप्शन में, तो कैसे करेंगे? इस बात पे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर से करेंगे। सबसे बड़ी भुजा कौन है बच्चे? 6 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, ये भी 4 का स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और ये भी कितना होता है? 16, 16, 16 32 है। और ये कितना हो गया? 36। तो 32 जो होता है वो 36 से छोटा होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चे किससे छोटा है? सी स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ पे फिर से कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये अधिक कोण त्रिभुज ही कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ही कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है, लेकिन साथ में आपका अधिक कोण त्रिभुज भी है। इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं। जैसे एक भुजा मैंने 5 दे दिया, एक 6 दे दिया, एक 7 दे दिया। अब बताइए ये कौन सा त्रिभुज है? तो आप कैसे करेंगे इस बात पे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी भुजा कौन है? 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? 5 का स्क्वायर। और ये क्या है बच्चे? 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 30 से 20 50, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हो जाता है सी स्क्वायर से, तो इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं बच्चे? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी रख दिए। तो यहाँ पे अभी तक मैंने टोटल ये एग्जांपल भी दिया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आया होगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना आप नोट कर सकते हैं और इतना भी आप समझ सकते हैं। तो आप इस तरीके से इतना बेसिक पॉइंट को आपकी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो अभी तक तो मैंने केवल आपको 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, 4 विशेषताएं पढ़ाए हैं त्रिभुज के। तो अब मैं 5वां, 6वां और 7वां 3 प्रॉपर्टीज और बताऊंगा। उसके बाद ये 7 प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद अगले वीडियो में मैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करूंगा। तो अभी तक मैंने कितने प्रॉपर्टीज आपके सामने रखे हैं बच्चे? 4 प्रॉपर्टीज रखे हैं। अब मैं चलता हूं आगे। तो 5वें प्रॉपर्टी से आगे बढ़ूंगा। तो 5वीं प्रॉपर्टी क्या है उस बात पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चे 5वीं प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, जिसको हम लोग साइन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन रूल या साइन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे? साइन रूल या साइन फॉर्मूला भी हम इसको बोलते हैं। वो होता क्या है पहले मैं आपके सामने बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? तो साइन रूल क्या होता है उस बात पे अब हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया, इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी, 3 सेल्स हैं इसके, त्रिभुज एबीसी है। ए के सामने वाली भुजा का नाम ए है, बी के सामने वाली का बी है और सी के सामने वाली का क्या है बच्चे? सी है। तो एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी 3 भुजाएं हैं ए बी सी। क्लियर है? तो ये साइन रूल हम लोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चे? साइन रूल बोलते हैं। ठीक है, साइन फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो ये होता क्या है, इसका पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन में अभी नहीं बताऊंगा, केवल मेरे क्योंकि मेरा लक्ष्य अभी प्रॉपर्टी पे है, नहीं तो क्लास लंबी खिंच जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा। प्रॉपर डेरिवेशन की क्लासेस में अलग से रखूंगा। ठीक है, तो अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, साइन रूल ये बोलता है कि याद रखना कि ये भी एक त्रिभुज का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए मतलब ये ए साइड है और उसके सामने वाला एंगल क्या है? ए एंगल है। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? बी अपॉन साइन बी। बी अपॉन क्या होगा? साइन बी। तो ये जैसे बी भुजा है, इसके सामने वाला कोण कौन है? बी है। ठीक है, उसी तरीके से किसके बराबर होगा ये? सी अपॉन साइन सी। तो याद रखना ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है। इसी को बोलते हैं साइन फॉर्मूला या साइन रूल। ये आपका 5वां प्रॉपर्टी है जिसको आप याद रखेंगे। इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए दे देगा, बी दे देगा, एक एंगल ए दे देगा, दूसरा एंगल पूछ लेगा। तो कुछ भी पूछेगा, इसके क्वेश्चन हम करेंगे, इसके क्वेश्चन में बकायदा करवाऊंगा आपको एमसीक्यूज में। लेकिन अभी आपको ये साइन रूल और साइन फॉर्मूला याद रखना है। तो ये हो गया 5वां प्रॉपर्टी। 6वां प्रॉपर्टी जो होता है बच्चे, वो होता है कोसाइन रूल। क्या होता है बच्चे? कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल क्या होता है उसको भी समझाने के लिए एक और त्रिभुज में ले लेता हूँ। वैसे एक ही त्रिभुज की जरूरत थी, इसी वाले ट्राइंगल को बनाते तो हो जाता, बट खैर मैं आपके सामने ये ट्राइंगल बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाया है और इस त्रिभुज का नामकरण कर देता हूँ। इसका ये शीर्ष ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है और सी के सामने वाली भुजा क्या है? सी है। तो बच्चे इसको अब हम जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको बोलते हैं कोसाइन रूल। क्या बोलते हैं बच्चे? कोसाइन रूल बोलते हैं या कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं। सबका डेरिवेशन है, लेकिन अभी हम डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो कोसाइन रूल ये बोलता है, इस पे भी आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैं cos A लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ? cos A, A मतलब ये एंगल है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो हम इसके बगल वाले भुजाओं को लेंगे, एक को C लेंगे, एक B लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाता है cos A बराबर होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा क्या है बच्चे? A स्क्वायर। सामने वाली भुजा क्या है? ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ बीसी। 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? बीसी। तो आपको लिखने का तरीका ये है कि अगर आप cos ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ए एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगल बगल भुजाओं के वर्गों का योग बच्चे माइनस करेंगे ए स्क्वायर से और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ बीसी। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिखना चाहूंगा cos बी, तो cos बी कितना होगा? इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर मैं ये वाला लिखना चाहूंगा cos बी, तो आप कैसे लिखेंगे बच्चे? यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? सामने वाला भुजा क्या है बच्चे? बी स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे? 2ac। क्या आ जाएगा बच्चे? 2ac। इस तरीके से आप cos b भी लिख सकते हैं। तीसरा बात बच्चे, cos c कैसे लिखेंगे? तो cos c अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये c एंगल है, तो उसके अगल बगल वाली भुजाएं कौन सी? एडजेसेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट कौन कौन सी हो गई? एक a हो गया, दूसरा b हो गया। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस सामने वाली भुजा, सामने में कौन है? c स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे? 2ab। तो ये हो जाएगा बच्चे तीनों आपके यहाँ पे कोसाइन रूल से, cos A, cos B और cos C का यहाँ पे ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इनका इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। अभी आप केवल थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये हो गया बच्चे 5वां प्रॉपर्टी और ये हो गया 6वां प्रॉपर्टी। इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ लास्ट प्रॉपर्टी में। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। और ये रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि आपको लग रहा हो काफी स्पीड में पढ़ रहे हैं। क्लास में हम बहुत आराम से पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन में अभी क्या है कि आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, मतलब आप इसको बार बार देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो इतना लिख लीजिएगा। ये हो गए 6 प्रॉपर्टी और एक आखिरी प्रॉपर्टी बता के आज की क्लास को खत्म करता हूँ। फिर कल की क्लास में मैं आपको सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल का भी थ्योरी आपको दूंगा। पहले इसको लिख लीजिएगा।
ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एसएससी के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए, व्यापम के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगले उस पे एक और लेता हूं मैं स्लाइड, एक और पेज लेता हूं और उसमें सातवां वाला मैं आपको बताता हूं। तो सातवां क्या पॉइंट है, सातवां प्रॉपर्टी, सातवीं विशेषता क्या है? तो सातवीं विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सी है। क्या है आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना देता हूं मैं आपके लिए। ये त्रिभुज है बच्चे एक, ठीक है। अब इस त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं, एक शीर्ष ए है, दूसरा शीर्ष बी है और तीसरा शीर्ष कौन है बच्चे, सी है। और ए जैसे तीन शीर्ष हैं, तो सबसे पहली बात इसमें कहते क्या है ये समझिएगा। तो यहाँ पे बच्चे प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण मतलब क्या है, जैसे बीसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो बीसी को आगे बढ़ा दिया तो ये वाला जो एंगल होगा ना बच्चे, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। और ये क्या है बच्चे, अंधता कोण है, ये मैं बता चुका हूँ। और ये वाला क्या है, बाह्य कोण। तो किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है बच्चे, वो हमेशा बच्चे उसके अंततः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब उसके मतलब क्या, सम ऑफ यहाँ पे इंटरनल एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल। मतलब किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके अंततः अभिमुख कोण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ थीटा 1, इसका नाम रख देता हूँ बच्चे थीटा 2, इसका नाम क्या रख दिया थीटा 3। तो ये किसके बराबर होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर होगा। तो किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा उसके अंततः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ, ठीक है ना, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में बोल दूंगा एक्सटर्नल या एक्सटीरियर, एक्सटीरियर लिखना ज्यादा उचित रहेगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा वो हमेशा अंततः अभिमुख, अभिमुख मतलब क्या, ये देखो ये एक्सटीरियर हो गया, इसका अंततः कोण ये है और इसका अभिमुख मतलब एक ये और एक ये, हमेशा उसके अंततः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके इंटरनल के जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनके सम के बराबर होता है। जैसे सपोज करो मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, अब मैं आपसे पूछता हूँ ये बताओ ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, तो उसका इंटरनल एंगल थीटा 1 है और उसके अपोजिट में कौन है थीटा 2 और थीटा 3, ये हो जाएगा थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मैं इसको आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल कितना होगा, तो थीटा 2 को छोड़िए और इन दोनों का सम करके लिख दीजिए, तो थीटा 1 प्लस थीटा 3 हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो बच्चे हमेशा बच्चे उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये हो गया सातवां प्रॉपर्टी। और इस सातों प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अभी ये हो गया तीसरा भाग कंप्लीट। सबसे पहले मैंने त्रिभुज के भाग बताए थे, फिर त्रिभुज के प्रकार बताए हैं और अब त्रिभुज के बच्चे प्रॉपर्टीज बताई हैं साथ। और अगले वीडियो में मैं आपको कल त्रिभुज के सेंटर्स बताऊंगा, त्रिभुज के केंद्र बताऊंगा और 4 प्रकार के केंद्र होंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो फिर मैं उन केंद्र बिंदु कहाँ पे उपस्थित होते हैं ये पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर सीधा सा बच्चे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लोग तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। अगर आप क्लासेस हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस को कर सकते हैं संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।